हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले वक्फ बोर्ड को लेकर। तो आपके मन में भी अभी प्रश्न होगा, क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में एक नया विधेयक पास हुआ है जिस पर काफ़ी बहस चल रहा है। तो आपके मन में भी वक्फ बोर्ड को बारे में जानने की काफ़ी जिज्ञासा होगा। तो आज आपको इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी, पूरा इतिहास आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ आपको एकदम शुरू से सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको वक्फ बोर्ड से लेकर जो भी मन में प्रश्न होगा, डाउट होगा, सब दूर हो जाएगा। तो हम शुरू में आपको बता देते हैं कि हम किन किन बिंदु पर वक्फ बोर्ड को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं वक्फ बोर्ड क्या है, उसका क्या अर्थ होता है, और ये वक्फ बोर्ड कब से शुरू हुआ, और इस वक्फ बोर्ड को क्यों शुरू किया गया, मैं उसके बारे में बताऊँगा। फिर इस वक्फ बोर्ड को लेकर इसमें बार बार संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें जो विवाद होता रहा वो क्यों होता रहा, उन सारे इतिहासों के बारे में मैं आपको एकदम प्रारंभ से लेकर अभी तक बताऊंगा। और अभी 2024 में जो वक्फ बोर्ड को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है, हम उसके बारे में भी आपको पूरे डिटेल में यहाँ पर जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में आप सभी से लेकर बने रहिए। मैं आपको वक्फ बोर्ड की यहाँ से मैं उसकी परिभाषा से लेकर उस वक्फ बोर्ड शुरू करने का क्या उद्देश्य रहा, मैं वहाँ से आपको पूरी बात बताना प्रारंभ करता हूँ। तो आप मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपकी वक्फ बोर्ड के लेकर जितने भी प्रश्न हैं सब दूर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो चलिए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ एक इस्लामिक कानून की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, कंसेप्ट है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या धन को धार्मिक और परोपकारिक उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से दान करता है। इस संपत्ति को फिर उस निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है और इसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। तो सिंपल शब्दों में कहें तो वक्फ एक प्रकार की चैरिटी है, जहाँ पे लोग ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए अपनी संपत्ति को यहाँ इसमें दान करते हैं। तो इसका जो प्रारंभ जो होता है, मैं आपको बता दूँ, इसका प्रारंभ पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से मानी जाती है। इसमें वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या संरक्षण करना। और इस्लामिक कानून के अनुसार यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे किसी धार्मिक या चैरिटी उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाता है वक्फ के अंदर। इसकी जो प्रारंभिक इतिहास की बात करें तो 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। जिस समय इस्लाम की स्थापना हुआ था, पैगंबर मोहम्मद ने खुद वक्फ की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था। एक प्राचीन उदाहरण है जब पैगंबर मोहम्मद के एक साथी हजरत उमर ने अपने खजूर के बाग को वक्फ के रूप में समर्पित किया, ताकि उसकी आय गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग किया जा सके। तो इतना मुझे बताने से आपको वक्फ के बारे में पूरी अवधारणा, जो सवाल है कि वक्फ क्या है, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ा और आपको विस्तार से बताता हूँ। तो इस्लामी साम्राज्य का जिस समय विस्तार हुआ था, उसके साथ इस वक्फ की जो संस्था पहले से चली आ रही थी, उसमें और भी विस्तार हुआ। यह धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओं के लिए संपत्तियों को समर्पित करने का एक आम तरीका बन गया। वक्फ के तहत मस्जिदें, मदरसे, अस्पताल और गरीबों के लिए आवास जैसे संस्थान स्थापित किए गए। और भारत में वक्फ का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में वक्फ का जो विकास हुआ मुग़ल काल में, भारत में भी वक्फ का बहुत ही तेज़ी से इसका विकास हुआ था। तो भारत में वक्फ का संस्थान मुग़ल साम्राज्य के दौरान और भी मौजूद हुआ। मुग़ल शासकों ने धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए बड़ी संपत्तियाँ वक्फ के रूप में समर्पित की। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी और अन्य प्रमुख मुग़ल इमारतों का निर्माण वक्फ की संपत्ति के माध्यम से हुआ था। ब्रिटिश काल में भी वक्फ को लेकर काफ़ी काम हुआ। तो उस समय जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तब वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन जारी रहा। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानून बनाए, जिनका उद्देश्य इन संपत्तियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना था। 1923 में मुस्लिम वक्फ एक्ट पारित किया गया, जिसने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए नियम स्थापित करता है। और भारत की जब आज़ादी हुआ, उसके बाद वक्फ बोर्ड को लेकर भारत में क्या सुधार हुआ और उसके लिए क्या काम किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत के 1947 के बाद जो होता है, भारत की स्वतंत्रता के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। 1954 में वक्फ एक्ट पारित किया गया, जो वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करता है।
1995 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया ताकि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके और उन्हें संरक्षित किया जा सके। और इसमें समय समय पर विवाद क्यों हो रहा है? हाल के वर्षों वक्फ बोर्ड के प्रबंधन पर विवाद बढ़े हैं, जिनमें भ्रष्टाचार, संपत्तियों का दुरुपयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप शामिल। इन विवादों ने वक्फ संस्थान को पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। वक्फ संस्थान का इतिहास लंबे समय से इस्लामी परंपरा से जुड़ा हुआ है और यह मुस्लिम समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, विशेषकर धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में। मैं इसमें और बातें आपको जोड़ूंगा कि वक्फ की प्रथा भारत में मुस्लिम शासन काल के दौरान शुरू हुई, विशेषकर दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के समय में। सुल्तानों, नवाबों और अन्य समृद्ध मुस्लिम व्यक्तियों ने मस्जिदें, मदरसे, दरगाहों और अन्य धार्मिक संस्थानों की स्थापना के लिए अपनी संपत्तियों वक्फ के रूप में दान किया था। ब्रिटिश काल में वक्फ को लेकर क्या काम हुआ, इसके बारे में और विस्तार से आपको बताते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन में कई चुनौतियां सामने आई। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई। वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 और मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 जैसे कानून पारित किए गए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे। भारत में जब भारत की आज़ादी हुई उसके बाद वक्फ बोर्ड को लेकर और भी क्या काम हुए उसके बारे में और कुछ बात बताते हैं। स्वतंत्रता के बाद वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन के लिए और अधिक ठोस कानून ढांचे की आवश्यकता हुई। वक्फ एक्ट 1954 यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, पंजीकरण और प्रबंधन के लिए लाया गया। यह वक्फ एक्ट 1995 उस समय भी एक संसद में पारित हुआ था। उसमें क्या है कि यह अधिनियम पिछले कानूनों में जो सुधार करते वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए और अधिक स्पष्ट प्रावधान लाया गया। वक्फ एक्ट 2013 यह संशोधन अधिनियम वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्ति, उनके सर्वेक्षण और पंजीकरण के लिए सख्त प्रावधान लेकर आया। वक्फ बोर्डों की स्थापना। प्रत्येक राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए जो उस राज्य की वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद, सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ से संबंधित मामले में निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करती है। इन बोर्डों का मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का संरक्षण, प्रबंधन और उनकी आय का सही उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और परोपकारी कार्यों को बढ़ावा मिल सके। विवादों का क्या इतिहास रहा है? वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में समय समय पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कई बार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे, संपत्तियों की गलत बिक्री या उनकी आय के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए समय समय पर कानून संशोधन और सुधार किए गए। इन सारी बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? वक्फ बोर्डों का इतिहास भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि प्रबंधन में चुनौती और विवाद भी इस प्रणाली का हिस्सा रहे हैं, जिन्हें कानूनी और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए वक्फ बोर्ड को लेकर जो 2024 में कानून लाए गए हैं हम उसके बारे में अब बात करते हैं। तो वक्फ बोर्ड 2024 में जो कानून लाया गया है यह क्यों लाया गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। यह जो कानून लाया गया है 1995 और 2013 के कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। बिल में 1995 के जो वक्फ कानून का इसमें नाम बदल के यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 में रखा गया है। इस बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए जाएंगे। बिल में कहा गया है कि 1995 और 2013 के कानूनों के बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता का अभाव है, जिसको लेकर अभी 2024 में कानून लाया जा रहा है। एनडीटीवी की जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि बिल में मुख्य रूप से 4 प्रावधान किए जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है सभी मौजूदा वक्फ संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान। अभी जो 2024 में वक्फ बोर्ड को लेकर नया कानून पारित हुआ है उसमें सबसे पहला बात उसमें ये रखा गया है कि वक्फ बोर्ड सभी संपत्तियों को नियमित करे और उसको पारदर्शित करें। तो नया कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर मौजूद वक्फ संपत्तियों की जानकारी उसको देना अनिवार्य हो जाएगा। सभी वक्फ संपत्तियों की सीमा, पहचान, उनका उपयोग और उसको इस्तेमाल करने वाली जानकारी वक्फ
बनाने वाले नाम और पता, तारीख, वक्फ की देख रेख और प्रबंधन करने वाले की जानकारी सभी देना होगा। वक्फ संपत्ति होने वाली सालाना आमदनी की जानकारी, कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी, इस सब कुछ वक्फ को अपने पोर्टल पे अपलोड करना होगा। दूसरा जो इसके अंतर्गत प्रावधान लाया गया है वो ये है, संपत्ति वक्फ है या नहीं इसका फैसला राज्य वक्फ बोर्ड नहीं कर सकेंगे। सबसे दूसरा फैसला में ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड का फैसला जो पहले था राज्य सरकार करता था, अब वह उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। कानून लागू होने के बाद हर नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। नई वक्फ संपत्ति दस्तावेज के बिना नहीं बनाई जा सकेगी। नई वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ बोर्ड में आवेदन देना होगा। आवेदन की जांच के लिए वक्फ बोर्ड जिला कलेक्ट्रेट के पास भेजेगा। जिला कलेक्ट्रेट के पास ही आवेदन की जांच का अधिकार होगा। कलेक्टर के रिपोर्ट के बाद ही वक्फ का रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कलेक्टर ने रिपोर्ट में संपत्ति को विवादित या सरकारी ज़मीन का करार दिया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन होने पर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। कोई भी सरकारी ज़मीन वक्फ की संपत्ति नहीं बनाई जा सकेगी। कानून लागू होने के बाद वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी मौजूदा सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। ज़मीन सरकारी है या नहीं इसकी जांच और निर्णय लेने के अधिकार कलेक्टर के पास रहेगा। जिन वक्फ संपत्तियों की जांच सर्वे कमीशन कर रहे हैं उनकी जांच कलेक्टर को सौंपी जाएगी। इसमें जो तीसरा प्रावधान है वो ये है, केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्डों को ज़्यादा व्यापक और सर्वे समावेशी बनाने का प्रावधान है। इसमें कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और काउंसिल के चेयरमैन होंगे। 3 सांसद भी सदस्य होंगे। केंद्रीय काउंसिल के सदस्यों में 2 महिलाओं को भी शामिल करना अनिवार्य होगा। 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। मैनेजमेंट, वित्तीय मैनेजमेंट, प्रशासन और इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों के भी सदस्य बनाए जाएंगे। राज्य वक्फ बोर्डों में अधिकतम 11 सदस्यों का प्रावधान, 2 महिला, 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान। बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी सदस्य बन सकेंगे। सदस्यों में शिया, सुन्नी और ओबीसी वर्ग का कम से कम एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो जाएगा। और चौथी जो इस कानून के तहत कहा गया है, विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को ऊंची अदालतों में चुनौती देने का प्रावधान है। इसमें कह रहा है कि पहले जो था कि वक्फ बोर्ड के विरुद्ध आप कोई भी उस पर मतलब कोई भी एफआईआर या कुछ भी उस पर दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन इस कानून के अनुसार आप वो काम कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। फिलहाल ट्रिब्यूनल का फैसला अभी अंतिम फैसला। बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कि किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री हैं ने बताया है कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,72,320 अचल संपत्तियाँ और इनमें मुख्य रूप से ज़मीन शामिल है। इस्लाम धर्म को मानने वाले कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति दान करता है तो उससे वक्फ कहते हैं। इनको संचालन का अधिकार राज्य वक्फ बोर्डों के पास होता है। माना जाता है कि रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। ऐसे में सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्ति और राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता की कमी है और इनमें सुधार की बेहद ज़रूरत है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम समाज के भीतर से ही सुधार की मांग उठ रही थी और उच्चतर कमेटी भी व संसद की एक संयुक्त समिति ने भी सुधार के पक्ष में सिफारिश की थी। सरकार ने सूत्रों में दावा किया है कि बिल तैयार करने में सभी स्टेक होल्डर के साथ संवाद किया गया। वैसे तो किसी भी राजनीतिक दलों ने अभी तक नए बिल को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन बिल के स्वरूप को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा सहज लगाया जा सकता है कि बिल को लेकर राजनीति में खूब होगी। और यह देखना अभी दिलचस्प होगा कि केंद्र के एनडीए सरकार को 2 सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी जेडीयू और टीडीपी का रुख इस बिल को लेकर क्या रहता है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के रुख पर इस बिल के भविष्य निर्भर करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब इन पर बहस क्यों हो रहा है, आप ये भी बात आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, अगर मेरी बातें और वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।